हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है नीट की? बिकॉज अब टाइम बहुत कम बच गया है एग्ज़ाम में। तो आप लोग अभी तक जितने मॉड्यूल वगैरह पढ़े हो या नोट्स पढ़े हो, अब उसे बंद करके एनसीईआरटी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवाइज करें और शॉर्ट नोट्स जो बनाया है आपने उसे देखते चले। बिकॉज एग्ज़ाम में जो है आपने पीवाईक्यू इससे पहले देखा होगा, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे एनसीईआरटी बुक से आए हुए हैं। तो मैंने इससे पहले 2 चैप्टर करवा रखा है। पहला करवा रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा करवा रखा है रिस्पिरेटरी सिस्टम और तीसरा आज जो है सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे। और एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। इसमें जहाँ प्रोबेबल क्वेश्चन रहेगा मैं वहाँ बता दूंगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकते हैं और उसे आप लोग अच्छे से कवर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ न्यूट्रिएंट्स, O2 एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस। हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा है, जो भी सेल्स है उसे हमें तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना रहता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना रहता है, और जो भी एसेंशियल सब्सटेंस है उसे वहाँ पे सेल तक पहुँचाना पड़ता है। किसके लिए? लिविंग, मतलब वो से सर्वाइव करने के लिए। ऑल द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूसली फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यू। यदि टिश्यू में जो भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बनेगा तो उसे तो हमें निकालना भी पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, सेल डेड हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of this substance to the cell and from the cells. Then आगे क्या दिया हुआ है? different group of animals have evolved different methods for their transport. वहाँ पे जो भी केमिकल रिएक्शन हुआ है वहाँ तक जो पहुँचाया गया था न्यूट्रिएंट, O2 और अदर सब्सटेंस, और वहाँ से वेस्ट मटेरियल कैसे निकला है, हर ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। सिंपल ऑर्गेनिजम्स like sponge and coelenterates circulate water from their surroundings through their body cavities to facilitate the cell to exchange the substance. Simple organism इस तरीके से करते हैं। More complex organism are special fluid within their body to transport such material. जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ऑर्गन लेवल का होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का, उसमें वो क्या करते हैं, फ्लूइड को एज ए यूज करते हैं, किसे, मतलब मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ब्लड इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड फ्लूइड बाय द मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स। जो भी हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ब्लड जो होता है ये ट्रांसपोर्ट के लिए काम होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर दिस पर्पस। अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ। अदर फ्लूइड कौन सा यूज होता है? तो वो होता है लिम्फ होता है, इसके लिए यूज होता है। फिर देन आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है? ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड एंड लिम्फ। टिश्यू फ्लूइड जो इसे बोला जाता है। हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? 2 चीज पढ़ेंगे, एक तो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। क्या करूं, मैं लाइव आ जाता हूं आप लोग। अब सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो ब्लड पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। ब्लड में कौन कौन से एलिमेंट रहते हैं? एक तो मैट्रिक्स होगा, प्लाज्मा होगा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स रहेगा। ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, इसे ध्यान में रखिएगा। कहे तो ऑप्शन में रहेगा जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। उसमें ब्लड रहेगा, बोन्स रहेगा, कार्टिलेज रहेगा, ये तीनों जो है ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। इट कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड, मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं? तो वो रहते हैं मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स देखेंगे। तो प्लाज्मा जो है इसका कलर क्या होता है? स्ट्रॉ कलर होता है, विस्कस फ्लूइड होता है कंटेनिंग नियरली 55% ऑफ ब्लड। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, जो कि इसका कलर पूछ दिया जाएगा। ये कितना ये ब्लड में कितना कंपोनेंट ये कंस्टिट्यूएंट होता है? तो 55% होता है। ये भी आपका क्वेश्चन रहेगा, इसमें कितने परसेंट प्लाज्मा होते हैं? 92% ऑफ द प्लाज्मा उसमें वाटर होते हैं प्लाज्मा में, और 6 to 8% जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया यहाँ से। फिर दूसरा आगे देखते हैं, इसमें कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? तो 3 तरह के प्रोटीन होते हैं। एक फाइब्रिनोजन, दूसरा होता है एल्बुमिन, तीसरा ग्लोबुलिन आर द मेजर प्रोटीन। ये जो 3 प्रोटीन है इसके रिगार्डिंग देख लेंगे, तीनों का क्या कंपोजिशन है, तीनों का क्या काम है, ये सारा चीज देखेंगे। तो फाइब्रिनोजेंस, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, ये 3 जो होते हैं ये प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है। तो फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग में किसका रोल होता है? फाइब्रिनोजन का। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये पूछा जाएगा, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में
कौन से प्लाज्मा के ऐसे प्रोटीन होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, तो वो हो जाएगा फाइब्रिनोजन। फिर दूसरा है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन का क्या काम है, तो डिफेंस मैकेनिज्म आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, जो हमारे बॉडी में यदि बाहर से कोई पैथोजन आते हैं उसके अगेंस्ट जो हमारा शरीर एंटीबॉडी वगैरह बनाता है उससे जो हमें बचाता है, ये किसका काम है, ये काम है ग्लोब्यूलिन का। ये भी आपका क्वेश्चन रहेगा, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन, ये तीनों के बारे में पूछा जाएगा। फिर देखते हैं ग्लोब्यूलिन का क्या काम है। ग्लोब्यूलिन हेल्प इन मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, हमारे बॉडी का जो ब्लड का जो ऑस्मोलिटी है उसे कौन मेंटेन रखता है, एल्बुमिन करता है। फिर आगे देखते हैं प्लाज्मा आल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, लाइक कौन कौन से मिनरल कंटेंट करता है, तो ये इससे आप याद रखिएगा ये सारे मिनरल्स के, तो ये ऐसे याद रखिएगा तो आसान रहेगा, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इस सभी के क्लोराइड याद कर लीजिएगा, ऐसे याद कीजिएगा। तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ईटीसी, ये सारे रहते हैं प्लाज्मा में। अदर कंपोनेंट्स में ग्लूकोज भी रहता है, अमाइनो एसिड एंड लिपिड्स, ये सारे चीज जो है प्लाज्मा में पाया जाता है। एंड आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एंड इनएक्टिव फॉर्म। प्लाज्मा में जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो पाया जाता है वो इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, और उसका क्या नाम रहता है, वो रहता है प्रोथ्रोम्बिन। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, ये पूछ दिया जाएगा प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर रहता है इनएक्टिव फॉर्म में, उसका क्या नाम है, तो वह है प्रोथ्रोम्बिन है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है, ये पूछ दिया जाएगा। सीरम क्या होता है, तो ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। हम लोगों ने क्या देख लिया, प्लाज्मा देख लिया, अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स देखते हैं। ये प्लाज्मा कितने परसेंट कवर करता है, तो 55% कंस्टिट्यूट करता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने परसेंट होते हैं, तो ये 45% होते हैं। अब देखिए फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम लोग तीन पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। ब्लड का 45% क्या कवर करता है, ये तीन पार्ट कवर करता है, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। अब एक एक करके पढ़ेंगे तीनों के बारे में। इरिथ्रोसाइट के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। इरिथ्रोसाइट को आरबीसी भी बोला जाता है। इरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन ब्लड। सेल, हमारे सेल में, ब्लड में जो भी सेल्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा किसका नंबर रहता है, तो ये रहता है तो इरिथ्रोसाइट आरबीसी का। ये भी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में। आपको लग रहा होगा जी कि मैं इतना आसान सी बातें बोल रहा हूँ, ये कैसे पूछा जाएगा, जब आप एग्जाम देंगे तब आपको पता चलेगा, नहीं तो आप पीवाईक्यू एनालाइज किए होंगे। तो ए हेल्दी एडल्ट मैन हैज ऑन एन एवरेज 5 मिलियन to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। इसका नंबर कितना रहता है, तो 5 to 5.5 मिलियन। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मेरो इन द एडल्ट। आरबीसी कहाँ पे फॉर्म होता है, तो होता है रेड बोन मेरो में। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ये सारे क्वेश्चन है आपके इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। जो भी मैमल्स होते हैं, मैक्सिमम मैमल्स में जो होते हैं, आरबीसी के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और इसका शेप क्या है, तो बाइकॉनकेव शेप है। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द शेप ऑफ द आरबीसी, the shape of the RBC is biconcave shape. They are red color, contain iron containing pigment, iron containing complex protein called hemoglobin. आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द हेमोग्लोबिन, और उसमें एक कॉम्प्लेक्स होता है, उसका क्या नाम रहता है, आयरन। आयरन का स्टेट कौन सा होता है हमारे ब्लड में जो रहता है, तो वो Fe+2 स्टेट में रहता है। ये ध्यान रखिएगा। हेंस द कलर एंड द नेम ऑफ दिस सेल्स। ए हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हेमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। एक 100 ml ब्लड में जो कितना हेमोग्लोबिन रहता है, तो 12 से 16 ग्राम होते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अभी तक देखिए लगभग 6 से 7 क्वेश्चन मैंने बताया है। दीज मॉलिक्यूल्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेज। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 days, आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये आपका 2 क्वेश्चन यहां से बनेगा। सबसे पहला बनेगा आरबीसी का लाइफ स्पान कितना है, तो 120 days, और उसकी डेथ होने के बाद कहां चला जाता है, कहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है,
तो स्प्लीन को, स्प्लीन को क्या बोला जाता है, तो ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी जो है दो तरह का होता है। एक होता है, मैं आपको यहाँ पे समराइज करके पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे पढ़ूंगा। एक होता है एग्रेन्युलोसाइट, दूसरा होता है ग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्युलोसाइट जो होता है, इसमें हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, एक लिम्फोसाइट, दूसरा मोनोसाइट। लिम्फोसाइट कितना परसेंट कवर करता है, 20 to 25%, और मोनोसाइट 6 to 8% होता है। देखिए ऐसे याद कीजिएगा, ए ग्रेन्युलोसाइट पहले ए से स्टार्ट होता है, उसके बाद ए के बाद जो भी आएगा तब आएगा ग्रेन्युलोसाइट जी से। एक ग्रेन्युलोसाइट में दो आएंगे, एल और एम, और एक ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट में आएगा ये तीन आएगा, एस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। तो लिम्फोसाइट आ गया। लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। और मोनोसाइट जो होते हैं, ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है, यह एक फेगोसाइटिक सेल है। और स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो लिम्फोसाइट है। अब ग्रेन्युलोसाइट में देखते हैं, एस्नोफिल कितना परसेंट होता है, तो 2 to 3%। बेसोफिल कितना होता है, 0.5 to 1%, एंड न्यूट्रोफिल 60 to 65% होता है। न्यूट्रोफिल जो है टोटल डब्ल्यूसी में सबसे ज्यादा उसका नंबर होता है, और यह एक फेगोसाइटिक सेल है। फेगोसाइटिक सेल दो कौन कौन से हुए, तो एक तो होता है मोनोसाइटिक सेल, मोनोसाइट्स, ये भी फेगोसाइटिक सेल है, दूसरा होता है न्यूट्रोफिल्स, ये दो जो है फेगोसाइटिक सेल्स है। अब इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी एज दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हेमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी का कलर क्यों क्यों तो रेड कलर नहीं होता है, कलर व्हाइट कलरलेस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ हेमोग्लोबिन। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। दे आर न्यूक्लिएटेड, ये क्वेश्चन है। डब्ल्यूबीसी आरबीसी में कौन सा विदाउट न्यूक्लियस होता है, कौन सा न्यूक्लियस होता है, तो डब्ल्यूबीसी में जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेज 6000 to 8000 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लाइफ, इसके लाइफ स्पैन छोटा होता है। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसी, फर्स्ट वन इज ग्रेन्युलोसाइट एंड सेकेंड वन इज एग्रेन्युलोसाइट। न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्युलोसाइट। ये तीन तरह के हैं, हम लोगों ने यहाँ पे देखा 1 2 3, ये ग्रेन्युलोसाइट में आ गया। While lymphocyte and monocytes are the agranulocyte. Lymphocyte and monocyte are the agranulocyte. Neutrophils are the most abundant. यहाँ पे देख लिया most abundant है, इसको पढ़ने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आप इसे इस टेबल को पढ़ लीजिएगा। कितना होता है, तो 60 to 65% होता है ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी। एंड बेसोफिल्स आर द लीस्ट, सबसे कम होता है, और वो कितना होता है 0.5 to 1% अमॉन्ग दैम। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स 6 to 8% होता है। are the phagocytic cells which destroy foreign organisms entering the body। दो phagocytic cells हो गए, एक तो monocytic cells, एक हो जाता है neutrophils। basophils secretes histamine। देखिए basophils का फंक्शन देखते हैं, इसका क्या काम होता है। basophils secretes histamine, serotonin, heparin etc are involved in the anti-inflammatory reaction। अब देखिए ये भी आपका क्वेश्चन रहा। तो बेसोफिल जो है क्या क्या सीक्रेट करता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन आर द इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। ये कैसा काम करता है, जैसे आप ये सोचिए कहीं पे आपको मधुमक्खी वगैरह काट लिया, उसका जो रेडनेस आता है, मतलब स्वेलिंग जो होता है, स्वेलिंग कितना बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, वहाँ पे जो एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो काम करता है वो कौन करता है, ये बेसोफिल जो है हिस्टामिन सेक्रेट करके, सेरोटोनिन, हेपारिन इनमें से जो सेक्रेट करके जो है उसे इन्फ्लामेशन से बचाता है। अब देखते हैं एस्नोफिल्स। एस्नोफिल्स 2 to 3% है, ये भी ग्रेन्युलोसाइट है। रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन। किसी भी पर्सन का एलर्जिक रिएक्शन वाला दिक्कत रहता है, आपने जो जब टेस्ट करवाया होगा उसमें एस्नोफिल टेस्ट होता है, तो जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो वो बिकॉज ऑफ एस्नोफिल्स की वजह से। लिम्फोसाइट कितने होते हैं, तो 20 to 25%। और टू मेजर मेनली दो टाइप के लिम्फोसाइट होते हैं, फर्स्ट वन इज बी लिम्फोसाइट, सेकंड वन इज टी फॉर्म। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ये क्वेश्चन आपका हो गया, बी एंड टी लिम्फोसाइट का क्या काम है, तो इम्यून रिस्पॉन्स देना काम है, इम्यूनिटी के लिए। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी आरबीसी देख लिया, अब प्लेटलेट्स देखते हैं। प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है, तो थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। आर सेल्स फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, इसका प्रोडक्शन कहां से होता है, तो मेगा कैरियोट्स, ए स्पेशल
सेल्स इन द बोन मेरो, ये भी मेगा कैरियोट्स कहाँ पे होता है, तो बोन मेरो में। आरबीसी का भी कहाँ प्रोडक्शन होता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो वो भी बोन मेरो में हम लोगों ने पढ़ा था। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। ये प्लेटलेट्स कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, थ्रोम्बोसाइट्स, तो मेगा कैरियोट्स वो भी कहाँ पे है, तो ये है बोन मेरो में। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स, ये नंबर याद कीजिएगा, क्वेश्चन में आ चुका है। प्लेटलेट्स कैन रिलीज ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स का क्या काम है, तो ब्लड का क्लोटिंग में हेल्प करना, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये पूछा जाएगा व्हाट इज द रोल ऑफ द प्लेटलेट्स, तो कोगुलेशन और क्लोटिंग। ए रिड्यूस इन द नंबर कैन लीड्स टू क्लोटिंग डिसऑर्डर which will leads to excessive loss of the blood from the body। ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जो कि ये प्लेटलेट्स की कमी की वजह से क्या होता है, तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, और एक डिजीज का कॉज होता है, वो होता है पुरपुरा डिजीज। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, आपने देखा होगा डेंगू के केस में जब प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कम होने के बाद शरीर पे रेसेज आने लगते हैं। ये किसके वजह से होता है, तो प्लेटलेट्स के कमी की वजह से होता है। और वो जो डिजीज होता है, जब उसका काउंट बहुत कम हो जाता है, तो वो डिसऑर्डर, उसे क्या बोलते हैं, पुरपुरा डिजीज बोलते हैं। फिर अब आगे देखते हैं ब्लड ग्रुपिंग। देखिए ब्लड ग्रुपिंग को मैं सिंपल वे में पढ़ाऊंगा, जो कि याद, बस देखिए अल्टीमेटली आपको ये जो टेबल दिया हुआ, इस टेबल को याद रखना है, और RH फैक्टर जो होता है, मैं उस RH फैक्टर को भी सिंपल भाषा में समझा दूंगा। ऐसा नहीं जो कि इस मदर में जो फर्स्ट टाइम होगा तो RH पॉजिटिव हुआ, फिर सेकंड बेबी जो होगा, ये सारा कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब मैं भी पढ़ता था तो ऐसा टफ लगता था। अब देखते हैं ब्लड ग्रुपिंग। एज यू नो, ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स थ्रू इट appears to be similar. Various types of grouping of blood has been done. To such grouping, ABO and RH are widely used all over the world. देखिए ब्लड ग्रुपिंग के लिए दो मेथड यूज होता है, और दोनों का जरूरत पड़ता है। तो पहला क्या है, पहले मैं मैप से समझा देता हूँ, ये सिंपल वे में समझा देता हूँ, देन एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। दो मेथड से ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, और दोनों का दोनों जरूरत होता है। एक पहला होता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, और दूसरा क्या होता है, तो आरएच ब्लड ग्रुपिंग। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग देखते हैं। देखिए आरबीसी जो होता है, आरबीसी के सरफेस पे दो तरह के एंटीजन होते हैं। तो वो कौन कौन से एंटीजन होते हैं, ए एंड बी टाइप के एंटीजन होते हैं। अब देखिए ये आरबीसी रहा, ये चारों क्या है, आरबीसी है। इसके सरफेस पे दो ही तरह के एंटीजन हो सकते हैं, ए हो सकते हैं या बी हो सकते हैं, नहीं तो ए बी दोनों हो सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं हो सकते हैं। तो पहला हम लोगों ने लिया, इस पे ए एंटीजन है, दूसरे पे क्या है, बी एंटीजन, तीसरे पे क्या, ए बी एंटीजन, और चौथे पे नो एंटीजन। एंटीजन के अकॉर्डिंग वो ब्लड ग्रुप होता है। यदि ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ए ब्लड ग्रुप होगा, बी एंटीजन प्रेजेंट है तो बी होगा, और ए बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ओ होगा। तो देख लीजिए एंटीजन कहां प्रेजेंट है, एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, इसे याद रखिएगा। कारण है एग्जाम में ये पूछ दिया, ये रहेगा ऑप्शन में, एंटीजन आर प्रेजेंट इन द, कहां पे, तो प्लाज्मा ऑप्शन दे दिया जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। एंटीबॉडी कहां पे होता है, तो प्लाज्मा में होता है। हम लोगों ने देख लिया चार तरह के ब्लड ग्रुप है। अब एंटीबॉडी कैसे बनेगा, इसके सरफेस पे ए एंटीजन है। अब देखेगा मेरे जैसा कौन आ रहा है, यदि मैं इसे ब्लड चढ़ाऊंगा इस पर्सन को, इसके आरबीसी पे ए एंटीजन है, मैं पहली बार ए लेके आया, तो बोल देगा भाई मेरे जैसा है, तुम आ जाओ, एंट्री दे देगा। फिर दूसरा है, फिर बी आएगा, बी टाइप का दो तरह की एंटीजन है, ए और बी है, तो बी एंटीजन आएगा, ये बोलेगा भाई मुझे तो तुम नहीं चाहिए, मेरे जैसा नहीं है। उसके खिलाफ क्या करेगा, अपना वीपन बना लेगा, मीन्स हथियार तैयार कर लेगा। तो किस टाइप का, तो बी के लिए। तो ए का एंटीबॉडी कौन हो गया, बी हो गया। अब बी के लिए देखते हैं, बी पे यदि बी टाइप का यदि दूसरा ब्लड ग्रुप आया, बी ब्लड ग्रुप यदि देंगे, तो ये क्या करेगा, देखेगा मेरे जैसा ही है, तो ये एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, हथियार नहीं निकालेगा। अब देख लेगा भाई ए मेरे दूसरे टाइप का आया, ए आया, उसके लिए क्या करेगा, हथियार निकाल देगा, तो एंटीबॉडी क्या हो बनेगा, ए के लिए बनेगा। अब देखिए ए और बी दोनों है एंटीजन, जब ए और बी एंटीजन दोनों है तो ए आएगा पहले, तो यदि ए जो आएगा तो देखेगा भाई मेरे जैसा ही है, तो एंटीजन नहीं बनाएगा। फिर बी जाएगा, तो बी भी देख, ये जो है ये वाला ब्लड ग्रुप ए बी वाला देख लेगा भाई ये भी तो मेरे ही जैसा है, बी भी, तो इसके लिए एंटीजन एंटीबॉडी बनेगा ही नहीं, इसलिए नील लिखा। अब देखिए ओ ब्लड ग्रुप के लिए, इस पे तो कोई एंटीजन नहीं है, तो
इस पे पहले ए आएगा तो बोलेगा भाई ये तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेगा, एंटीबॉडी बना लेगा। फिर बी एंटीजन आएगा तो वो भी देख लेगा भाई मेरे जैसा तो है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, उसके लिए भी एंटीबॉडी बना लेगा। एंटीबॉडी कौन कौन सा बना, ए पे क्या बनेगा बी, बी पे क्या बनेगा ए, और ए बी पे क्या बनेगा, कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा, कहा इस पे दोनों एंटीजन है, और जिस पे नो एंटीजन है ओ पे ए बी एंटीबॉडी बनेगा। अब ये देखिए डोनर ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, ये ब्लड किससे ले सकता है, एक तो ए से ले लेगा अपने जैसा जो है, दूसरा यदि हम ओ को डालेंगे यहाँ पे ब्लड ग्रुप में, ये देखेगा भाई मेरे जैसा तो है, मतलब मुझे तो इसके लिए एंटीबॉडी बनाने की जरूरत है ही नहीं, इसके पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो ये दोनों से ले लेगा। उसी तरीके से बी जो है किससे ब्लड लेगा, बी से ले लेगा और ओ से ले लेगा। अब ए बी से देखो, ए बी किससे ले लेगा, ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, कारण इसके पास दोनों है, इसके पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ये भी देने आएगा तो इससे भी ले लेगा। तो ये किससे किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, ए बी, तो ए बी ओ किससे रिसीव कर सकता है, तो अपने ही जैसा जिसके पास एंटीजन नहीं होगा तो वो ओ के ही पास हो सकता है। तो इस वजह से जो है ए बी ब्लड ग्रुप को जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रिसिपिएंट बोला जाता है, इसे यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर, और इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब इसे पढ़ते हैं, अब पढ़ना आसान हो जाएगा, बस ये क्वेश्चन रहा आपका, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन, कौन कौन से हैं, एंटीजन ऑन द आरबीसी नेमली ए एंड बी, ये भी आपका क्वेश्चन रहा, एंटीजन कहाँ लोकेशन है, तो आरबीसी के सरफेस पे, और कौन कौन तरह के एंटीजन होते हैं, दो तरह के, ए एंड बी। सिमिलरली प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज प्रोटीन, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, जो कि एंटीबॉडी कहाँ पे रहता है, तो वो रहता है प्लाज्मा में, और ये एंटीबॉडी यह एक प्रोटीन है, एंटीजन के अगेंस्ट ये प्रोड्यूस होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन 4 groups of blood A, B and O are given in the table 18.1. You probably know that during blood transfusion any blood cannot be used. जब हम लोग ब्लड चढ़ाते किसी पर्सन को नीड होता है, उस टाइम ऐसा नहीं होता जो भी रास्ते पे मिल गया उसमें से निकाल लिया ब्लड और चढ़ा दिया, मुन्ना भाई जैसा, मुन्ना भाई एमबीबीएस में आपने देखा होगा, किसी को उठाया। The blood of the donor has to be carefully matched with blood of recipient before any blood transfusion to avoid severe problems of clumping, that is destruction of RBC. The donor compatibility is are shown in the table 18.1. इसमें ये बोल रहा है ऐसा नहीं है हम किसी का भी जो है ब्लड उठा के रास्ते पे से लेके चढ़ा दिए, ऐसा नहीं होता, उसके लिए पहले मैचिंग करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी देखते हैं, उसके बाद जो है तब ब्लड उसे यूज करते हैं। देखिए 4 तरह के ब्लड ग्रुपिंग है, ए बी ओ। ए पे कौन सा एंटीजन होगा, ए, बी पे बी, ए बी पे ए एंड बी, और ओ पे कोई एंटीजन नहीं होता है। अब एंटीबॉडी कौन कौन सा बनेगा, ए के लिए बी बनाएगा, बी ब्लड ग्रुप में ए बनाएगा, ए बी दोनों है, यहां पे देखा था, ये दोनों से लेगा तो कोई एंटीबॉडी बनाएगा नील, और एंटीबॉडी ओ के लिए ओ एंड बी। अब डोनर कौन रहा, ए एंड ओ, बी एंड ओ, ए बी ओ एंड ए बी, एंड यहां पे ओ रहा। फ्रॉम द above mentioned table it is evident that the group O can be donated to person with any blood group, ये आपका क्वेश्चन हो गया यूनिवर्सल डोनर, hence O group individual are called universal donor. Persons with AB group can accept blood from persons with AB as well as other groups of blood, therefore such person are called universal recipient. ये भी क्वेश्चन हो गया आपको, यूनिवर्सल डोनर कौन सा, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्या देखा था ब्लड ग्रुपिंग में, सबसे पहला देखा एबीओ ब्लड ग्रुप, दूसरा हम लोग क्या देखेंगे तो आरएच ग्रुपिंग देखेंगे। तो आरएच क्या होता है, देखिए आरबीसी है। अब आप लोगों ने जो भी ब्लड देखा होगा, जैसे क्या होता है आपका ब्लड ग्रुप मान के सोचिए ए बी ओ पॉजिटिव है, चाहे ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, आपने कभी सोचा ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। अब हम वही देखते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, ये आरएच फैक्टर पे ऊपर डिपेंड करता है। ये आरबीसी है, इसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है, आरएच एंटीजन है, आरएच यदि एंटीजन प्रेजेंट रहा ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी देन क्या होगा, आरएच पॉजिटिव होता है।
RH एंटीजन रहा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC ऑफ 80% वुमेन, लगभग RH एंटीजन जो है 80% वुमेन के RBC पे प्रेजेंस होता है। सिमिलर टू द एंटीजन ऑफ रेसस मंकी, RH का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है रीसस मंकी। RH पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, इफ RBC सरफेस हैज RH एंटीजन। RH नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है, इफ सरफेस हैज एब्सेंस ऑफ RH एंटीजन। जैसे देखिए ए ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, ये क्या हो गया RH पॉजिटिव और ये क्या हो गया RH नेगेटिव, ये होता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए देखिए बी प्लस ब्लड ग्रुप, इसके सरफेस पे तो बी एंटीजन तो होगा ही, ये RBC रहा तो बी एंटीजन तो होगा ही, बिकॉज इसका नाम ही ब्लड ग्रुप का क्या नाम है, बी है, तो बी एंटीजन प्रेजेंस रहा। यदि पॉजिटिव है तो इसके ऊपर क्या होगा, RH पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव साइंस हो, RH एंटीजन इज प्रेजेंट। यही बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप रहा तो बी तो एंटीजन प्रेजेंस है ही, लेकिन नेगेटिव साइंस ये शो करता है इस पे RH एब्सेंट है, ओनली बी एंटीजन, नेगेटिव शोज RH एंटीजन इज एब्सेंट। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन टाइम RH एंटीजन भी देखते हैं। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ऐसा नहीं होता जो कि ए ब्लड ग्रुप मैच हो गया तो ए को ए दे देते हैं, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव वो मैच करके देखते हैं, तब वो जो है नीडी पर्सन को वो ब्लड यूज किया जाता है। अब इसे पढ़ते हैं, आप लोगों ने सिंपल भाषा में समझ लिया होगा RH एंटीजन। अब देखते हैं RH अनदर एंटीजन, द RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रीसस मंकी, सबसे पहली बार इसी में देखा गया था, हेंस RH। इट ऑल्सो इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ RBC ऑफ मेजोरिटी नियरली 80% ऑफ वुमेन्स। सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड RH पॉजिटिव, जिस पे RH एंटीजन प्रेजेंट रहा तो RH पॉजिटिव कहलाया, एंड दोज इन हुम दिस एंटीजन इज एब्सेंट आर कॉल्ड RH नेगेटिव, जिस पे ये एब्सेंट रहा तो वो उसमें क्या होता है, RH नेगेटिव होता है। एंड RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंटीजन दैट RH एंटीजन। यदि हम RH पॉजिटिव वाले को RH नेगेटिव देंगे तो क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा। ए स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पेटेबिलिटी मिसमैचिंग has been observed between the RH negative blood of pregnant mother with RH positive of the fetus। देखिए, अच्छा इसको भी मैं समझा ही देता हूँ, ये एग्जाम में तो आता नहीं है, बट देखिए ये मदर है, सॉरी मैप के लिए, अरे मैप क्या मैं बोल रहा हूँ, जो ऐसा जो मैंने डायग्राम बनाया, इसके अंदर बच्चा है यूटेरस में, मदर है RH नेगेटिव, बच्चा है RH पॉजिटिव। अभी दोनों का ब्लड तो कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा नहीं। जब पहला बेबी डिलीवरी होगा इसका अम्बिलिकल कोड कटिंग करेंगे तो ब्लड तो कांटेक्ट में आएगा, तो मदर जो RH नेगेटिव है फर्स्ट टाइम RH पॉजिटिव का आने की वजह से ये इसके लिए एंटीबॉडी बना लेगा। फिर नेक्स्ट जब बेबी होगा तो उसे वो हार्म करता है, वही आगे पढ़ा हुआ है, आगे दिया हुआ कहाँ थे, RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी as two bodies are well separated by the placenta की मदद से। However, during the delivery of the first child, there is possibility of exposure of the maternal blood to a small amount of the RH positive blood from the fetus. In such case, the mother start preparing antibodies against RH in her blood. In case of her subsequent pregnancy, next pregnancy के बारे में बता रहा है, the RH antibodies from the mother RH negative can leak into the blood of the fetus RH positive and destroy the fetal RBC. This could be fatal to the fetus or could cause severe anemic or jaundice to the baby. This condition is called erythroblastophytalis. ये आपका क्वेश्चन रहेगा, पूछ दिया जाएगा erythroblastophytalis क्या होता है, हम लोगों ने समझ लिया अभी। This can be devoid by administering anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child. इसके लिए कैसे बचा जा सकता है, जब फर्स्ट बेबी डिलीवरी हुआ तो उसके बाद जो है उसके लिए एंटीबॉडी दे दिया जाए। तो अब देखते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड कैसे हम लोगों का जो कहीं कट जाता है तो क्या होता है, वो ऐसा थोड़ी है जो कि पूरे दिन ब्लड बहता रहता है, ऐसा नहीं है, थोड़ी देर के बाद वो ब्लड क्लॉट हो जाता है। अब उसके बारे में जानते हैं ब्लड क्लॉट होता कैसे है। यू नो दैट यू कट योर फिंगर और हर्ट योर सेल्फ, गलती से हाथ कट जाएगा, नहीं तो हर्ट, खुद से कौन हार्म करता है, जो आशिक होते हैं, जो समझ सकते हैं, सेटिंग वाले होते हैं, वो अपना खुद से
दिल के दर्द में जो होता है हाथ वगैरह काट लेते हैं, नस वगैरह काट लेते हैं। योर वुंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर द लॉन्ग टाइम, ऐसा तो नहीं होता जब तक आपका दिल ना भर जाए, जब तक आपका फिर से सेटिंग हो जाए तब तक ब्लड बहता रहे, कुछ टाइम के बाद तो ब्लड तो क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है। वही है आगे, यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम, डू यू नो व्हाई? उसके बाद क्यों बंद हो जाता है? बिकॉज ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा। कटने के बाद क्या होता है? ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज ए मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। यदि नहीं जमेगा तो बॉडी से तो पूरा ब्लड निकल ही जाएगा, तब तो इंसान का डेथ हो जाएगा। यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड ए डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ ए कट और इंजुरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये आप ऑब्जर्व कीजिएगा, कटने के बाद थोड़ी देर के बाद वहां पे रेडनेस जैसा ब्राउनिश कलर आ जाता है। इट इज ए क्लॉट और कोगुलम फॉर्म्ड मेनली ऑफ ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन। वहां पे क्या बन जाता है? तो धागे जैसा फाइब्रिन वहां पे बन जाता है, इन विच डेड और डैमेज्ड फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। फाइब्रिन्स आर formed by conversion of inactive fibrinogen in plasma by the enzyme thrombin। ये आपका क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन क्या रहेगा? फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। देखिए फाइब्रिनोजेन किस में बदल रहा है? फाइब्रिन में बदल रहा है। किसके प्रेजेंस में? तो थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में। ये याद रखना, ये क्वेश्चन रहा आपको। फाइब्रिनोजन जो फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है किसके प्रेजेंस में? तो थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द एबव रिएक्शन। ये भी आपका क्वेश्चन रहा। इस रिएक्शन में कौन एंजाइम पार्टिसिपेट करता है? तो थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द एबव रिएक्शन। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन कैस्केड प्रोसेस इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेट। अब देखिए ये जो प्रोथ्रोम्बिन जो था, थ्रोम्बिन, तो प्रोथ्रोम्बिन जो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा है तो किसके प्रेजेंस में हो रहा है? तो थ्रोम्बोकाइनेज के प्रेजेंस में। ये भी आपका क्वेश्चन रहा, जो कि फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है? फाइब्रिन में। किसके प्रेजेंस में? थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन किससे बना है? तो प्रोथ्रोम्बिन से। किसके प्रेजेंस में? तो थ्रोम्बोकाइनेज के प्रेजेंस में। नेक्स्ट है कैल्शियम आयन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम आयन का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये भी आपका हो गया क्वेश्चन। ये PYQ में भी कितने बार देखिएगा, PYQ सॉल्व किए होंगे तो। अब आगे क्या आ जाता है? लिम्फ के बारे में पढ़ते हैं। लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यू, सम वाटर along with many small water soluble substance move out into the space between the cells of tissue, leaving the large protein and most of the formed elements in the blood vessels. The fluid released out is called interstitial fluid or tissue fluid. It is the same mineral distribution as that in plasma। जो लिम्फ का जो ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इसका जो इसके अंदर का कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है सेम एज दैट ऑफ द प्लाज्मा के जैसा। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेज ETC बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। एन एलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड lymphatic vessels collects this fluid and drains it back to the major veins. The fluid present in the lymphatic system is called lymph। lymphatic system में जो fluid present होता है उसी को lymph बोलते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से बन जाएगा। lymph क्या होता है? कलरलेस होता है fluid containing specialized lymphocyte which are responsible for the immune response of the body. Lymph is also an important carrier of nutrient hormones. Fats are absorbed through the lymph in the lacteal present in the intestinal villi। हम लोगों ने जो इससे पहले ये भी आपका क्वेश्चन रहा, जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था लैक्टियल के बारे में। फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू lymph इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोगों ने ये देखा था। तो लिम्फ से ये दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो यहाँ का क्वेश्चन, एक दूसरा यहाँ से। अब हम अपना पढ़ते हैं सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, और किसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए आज मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। मैंने यहाँ पे डायग्राम लाया है, हो सकता है आपको क्लास में नहीं समझ में आया हो। द सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन और क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का। ये आपका क्वेश्चन रहा, चाहे यहाँ से पूछ दिया जाएगा या एनिमल डाइवर्सिटी से पूछ दिया जाएगा।
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में प्रेजेंस है? एक तो आर्थ्रोपोडा में, एक मोलस्का में। इन विच ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पासेस थ्रू द लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटीज कॉल्ड साइनस। अब देखिए यहाँ से ब्लड जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आ रहा है, ये क्या हो रहा है? ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड तो है नहीं, जैसे इसमें है, ये ओपन स्पेस में हो रहा है, ब्लड जो है ओपन स्पेस में जा रहा है, जिसे साइनस बोला जाता है, इसी को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। फिर यहाँ से जो ओपन स्पेस से तब फिर से अगेन हार्ट तक पहुँचता है। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है? तो ये जो है ओपन स्पेस में नहीं आता है, इसके बाद आगे पास होता है, इसे क्या बोलते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एनालिडा एंड कॉर्डेटा हैव एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये भी आपका क्वेश्चन रहा, कौन सा ऐसा नॉन कॉर्डेटा जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? तो वो होता है एनालिडा, एनालिड्स में। इन विच द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू ए क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। देख लीजिए, ये जो ब्लड वेसल्स जो है क्लोज नेटवर्क बना हुआ, ओपन नेटवर्क तो है नहीं। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। All vertebrates possess muscular chamber heart. Fishes have two chamber heart. एक और देखिए यहाँ पर मैं पहले देख लेता हूँ, 3 तरह के हार्ट होते हैं। पहला 2 चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट एंड 4 चैम्बर हार्ट। 2 चैम्बर हार्ट किस में होता है? पैसेज मछली में होता है, पीसेज सॉरी। एक ऑरिकल, एक वेंट्रिकल होता है। 3 चैम्बर हार्ट किस में होता है? तो एम्फीबिया और रेप्टाइल में। इसमें क्या होता है? 2 ऑरिकल है, एक वेंट्रिकल है। 4 चैम्बर में क्या होता है? तो 2 ऑरिकल रहेगा और 2 वेंट्रिकल, ऑरिकल ऑरिकल एंड वेंट्रिकल वेंट्रिकल। एक यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा, जो क्या बोलते हैं इसे, क्रोकोडाइल जो है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल जो है, ये उसमें होना तो चाहिए 3 चैम्बर हार्ट, बट वो एक्सेप्शनली 4 चैम्बर हार्ट होता है। एम्फीबिया एंड द रेप्टाइल्स एक्सेप्ट, रेप्टाइल में कौन सा एक्सेप्ट है? तो क्रोकोडाइल हैव 3 चैम्बर, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर। और रेस्ट जो भी रेप्टाइल होते हैं इसे 3 चैम्बर होते हैं। ये क्वेश्चन है। विथ 2 एट्रिया एंड ए सिंगल वेंट्रिकल, वेयर एज क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स possess ए 4 चैम्बर्ड हार्ट with 2 atria and 2 ventricles. In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood which is oxygenated by the gills and supplied to the body parts, from where deoxygenated blood is returned to the heart. जब गिल्स के पास से तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, क्यों? कहीं ऑक्सीजन सप्लाई होता है। इन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये तो हम लोग आगे भी जो पढ़ेंगे, हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम स्पेशली हार्ट के बारे में, लेफ्ट ऑरिकल जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम द लंग्स या गिल्स और स्किन, एंड द राइट एट्रियम गेट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स फ्रॉम द अदर पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स. However, they get mixed up in single ventricle with which pumps out mixed blood. इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है. ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किस में आ रहा है? ये 3 चैम्बर जिसमें होता है, एम्फीबिया और रेप्टाइल में. ये क्या है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. In birds, mammals, oxygenated and deoxygenated blood received by the left and right atria respectively passes on the ventricles of the same side. The ventricles pumps it out without any mixing. That is, 2 separate circulatory pathways are present in the organism. Hence, these animals have double circulation. Let's study the human circulatory system. अब देखते हैं अपना human circulatory system कैसे होता है, कैसे blood mix नहीं होता है, ये सारा चीज़ देखते हैं. Human circulatory system. Human circulatory system, also called the blood vascular system, consists of muscular chamber, heart, a network of closed branching blood vessels and blood, the fluid in which circulated. अब देखिए, जो हार्ट होता है 4 चैम्बर होता है, एक राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. हार्ट इज द मेसोडर्मल डिराइव्ड ऑर्गन. ये भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा. हार्ट जो है, हार्ट का ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, इंडोडर्मल. तो ये मेसोडर्मल होता है. इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन टू लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट. इस वजह से जो होता है लेफ्ट साइड का किडनी थोड़ा नीचे होता है. इट इज द साइज ऑफ ए क्लिंज्ड फिस्ट.
It is protected by double walled membrane bag pericardium enclosing the pericardial fluid. Our heart has 4 chambers, 2 relatively smaller chamber called atria and 2 larger chamber called ventricle. ये आपका क्वेश्चन रहा. ये आपको लग रहा होगा बहुत आसान मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, बट देखिएगा. ऑरिकल जो होता है उसका साइज छोटा होता है और वेंट्रिकल का साइज बड़ा होता है, लार्ज होता है. ए थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड एज इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड द लेफ्ट एट्रिया. राइट एंड लेफ्ट एट्रिया को कौन सेपरेट कर रहा है? इंटर एट्रियल सेप्टम. सेपरेट द लेफ्ट एंड, यहाँ तक देखा. वेयर इज द थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल्स. राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स को कौन सेपरेट कर रहा है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. ये थिक होता है, ये थिन होता है. ये थिन रहा, ये आपका थिक रहा. फिर नेक्स्ट क्या? द एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय द थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. इन द सेंस ये ऑरिकल और वेंट्रिकल को जो सेपरेट कर रहा है इसे क्या बोलते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं. However, each of these septa are provided with an opening through which the 2 chambers of the same side are connected. The opening between the right atria and the right ventricle, ये right atria and right ventricle, ये इसके बारे में बता रहा है, is guarded by a valve formed of 3 muscular flap और cups called tricuspid valve. देखिए इस दोनों के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं? मर्सिडीज का साइन देखा होगा, इस तरीके से होता है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है. 3 मस्कुलर फ्लैप्स का बना हुआ है. ये आपका क्वेश्चन रहा, ये भी ध्यान में रखिएगा. वेयर एज द बाइकस्पिड और मेट्रल वाल्व आर गार्डेड वाल्व्स गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रिया एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स. ये भी क्वेश्चन रहा. ये कौन सा है? तो बाइकस्पिड या मेट्रल वाल्व है. किसमें? तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में. द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट and the left ventricle into the pulmonary artery and the aorta respectively. क्या बोला यहाँ पे? फिर से पढ़िए. The opening of the right and the left ventricle, left right ventricle का opening और left ventricle का opening और pulmonary artery, इसका opening क्या होता है? right ventricle का, तो pulmonary artery, और left ventricle का क्या होता है? aorta होता है. are provided with the सेमिल्यूनर वाल्व. यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं? सेमिल्यूनर वाल्व बोलते हैं. ये भी आपका क्वेश्चन रहा. वाल्व इन द हार्ट्स अलाउ द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द ओनली वन डायरेक्शन. तो ये जो वाल्व प्रेजेंट होता है, यदि एक बार ब्लड इधर फ्लो हो गया तो इसे जो है पीछे जो वापस जाने से बचाता है. वाल्व का ये काम है. फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल, फ्रॉम द and from the ventricle to the pulmonary artery or aorta, these valves prevent any backward flow. यहाँ तक तो देख लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर कैसा लग रहा है. अब आगे देखते हैं. द इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल. ये भी आपका क्वेश्चन रहा. हार्ट किस कौन से मसल से बना होता है? तो कार्डियक मसल होता है. जब आप लोग जो कॉलेज आइएगा कॉलेज, तो जब फर्स्ट MBBS खत्म होने के बाद जो PG में जाते हैं, ब्रांच जो सेपरेट होता है, हार्ट के रिगार्डिंग पढ़ते हैं, तो क्या जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं तो वो होता है कार्डियोलॉजिस्ट. इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, कार्डियक मसल का बना होता है हार्ट. फिर यदि जो किडनी के बारे में पढ़ते हैं तो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं. ब्रेन के बारे में न्यूरोसर्जन वगैरह होते हैं. तो अब आगे देखते हैं. द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ द एट्रिया. ये भी आपका क्वेश्चन रहा. वेंट्रिकल के वाल जो होते हैं बहुत ज़्यादा थिक होते हैं एज कम्पेयर टू एट्रिया. A specialized cardiac musculature called nodal tissue is also distributed in the heart. A patch of this tissue is present in the right upper corner of the atrium called SA node. Nodal tissue जो है, SA node जो है, कहाँ पे बोला? राइट अपर कॉर्नर. देखिए ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो राइट अपर कॉर्नर पे देखिए SA नोड है, साइनो एट्रियल नोड है. Another mass of the tissue is seen in the lower left corner of the right atrium, close to the atrioventricular septum called AVN, atrioventricular node.
देखिए इसी के नीचे में ये रहा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, ये भी आपका क्वेश्चन रहा। तो क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जाएगा ऐसे नोड का लोकेशन क्या है, तो राइट अपर कॉर्नर, और एवी नोड जो होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, उसका लोकेशन पूछा जाएगा। ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम द एवियन विच passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divide into right and left bundles. These branches give rise to minute fibers through the ventricles musculature of the respective sides and called Purkinje fiber. These fibers along with right and the left bundles are known as bundle of His. The nodal musculature has the ability to generate action potential without any external stimulus, that is auto excitable. ये आपका क्वेश्चन रहा। ये नोडल मस्कुलेचर कौन होता है? ये होता है ऐसे नोड, इसके पास मतलब एबिलिटी होता है टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में, हार्ट में जो होता है। However, the number of action potential that could be generated in a minute vary at different parts of the nodal tissue. जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, यदि यहाँ पे 75 से स्टार्ट हो रहा है, ये धीरे धीरे जो होता है यहाँ तक आते होते कम हो जाता है। देख रहे हैं यहाँ से ये आया, ये डिवाइड हो गया, बंडल ऑफ हिस के पास से ये डिवाइड होकर परकिंजी फाइबर आगे होता है। ये भी आपका क्वेश्चन रहा, ये डायग्राम याद कीजिएगा, एनसीईआरटी के सारे डायग्राम याद रखना है। फिर आगे क्या है, however the number of action potential that could be generated in a minutes vary at different parts of the nodal system. The SA node can generate the maximum number of action potential, that is 70 to 75 per minute. ये आपका क्वेश्चन रहा, जो कि ऐसे नोड कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, तो वो 70 to 75 पर मिनट करता है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कंट्रैक्शन एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पेसमेकर। पेसमेकर किसे बोलते हैं? ऐसे नोड को। आवर हार्ट नॉर्मली बीट्स 70 to 75 टाइम्स इन ए मिनट, दैट इज एवरेज 72 टाइम्स। हार्ट बीट कितना बार होता है एक मिनट में? तो 70 to 75 टाइम्स होता है, एवरेज 72 मिनट्स होता है। तो पेसमेकर किसे बोला गया है? तो ऐसे नोड को बोला गया है। अब देखते हैं कार्डियक साइकिल क्या होता है। कार्डियक साइकिल का मतलब जो हार्ट बीट एक बार कंप्लीट जो पूरा होने में कितना टाइम लगता है, उसी को कार्डियक साइकिल बोलते हैं। टोटल टाइम लगता है 0.8 सेकेंड। इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला क्या देखिए, डायोस्टेल का मीनिंग होता है, हिंदी में बोल दे रहा हूँ, डायोस्टेल का मीनिंग होता है रिलैक्स होना। किसी चीज को जैसे पाइप रहा, उसको दबा दिए तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, छोड़ दिए तो रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट यदि हुआ तो इसको सिस्टोल बोलते हैं, और यदि छोड़ देते हैं रिलैक्स जो होता है उसे डायस्टोल बोलते हैं। तो ज्वाइंट डायस्टोल मीन्स सारे जो भी है सब और एट्रिया और वेंट्रिकल जो है रिलैक्स स्टेट में रहेंगे। फिर सेकंड क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल। एट्रिया जो है ऊपर वाला, ये एट्रियल सिस्टोल मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देन क्या होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन ज्वाइंट डायस्टोल सारे का सारे रिलैक्स रहेगा। अब एट्रियल सिस्टोल का टाइम पीरियड क्या है, 0.1 सेकंड। वेंट्रिकल सिस्टोल का क्या है, तो 0.3 सेकंड, और ज्वाइंट डायस्टोल का 0.4 सेकंड। बस आप इसे ही याद रखिएगा, और इसमें याद करने का ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे 2 तरह का साउंड के बारे में आगे पढ़ लेंगे, एक बार इसे रीडिंग दे देते हैं। क्या बोल रहा है, हाउ डज द हार्ट फंक्शन, लेट अस टेक ए लुक। टू बिगिन विथ, ऑल द 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट, दैट इज ज्वाइंट डायस्टोल। दे आर इन ज्वाइंट डायस्टोल स्टेट। सबसे पहला स्टेप हो गया। दूसरा क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल। तीसरा क्या होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल। As the tricuspid and bicuspid valves are open, tricuspid bicuspid कहाँ पे था, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, open are open, blood from the pulmonary vein and vena cava flows into the left and the right ventricles respectively through the left and the right atria. The semilunar valves are closed at that time. At this stage, the SA node now generate an action potential which stimulate both the atria to undergoes a stimulus contraction, the atrial systole. Atrial systole क्या होगा, जो एट्रिया जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सेकंड प्रोसेस हो गया, ये फर्स्ट प्रोसेस था। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय द 30%। ये आपका क्वेश्चन रहेगा, कितना परसेंट से बढ़ाता है, तो 30% से बढ़ाता है। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय द AVN and AV bundle, from where the bundle of his transmit it through the entire ventricular musculature. This causes the ventricular
मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल, थर्ड स्टेप हो गया। द एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन, जब ये वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऑरिकल क्या हो जाएगा, रिलैक्स स्टेट में जाएगा, दैट इज डायस्टोल coinciding with the ventricular systole. Ventricular systole is increase the ventricular pressure causing the closure of the tricuspid and bicuspid valve due to the attempt backflow of the blood into the atria. अब देखिए यदि वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये देखिए एक डायग्राम से बता दे रहा हूं, ये वल्व रहा, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड इधर फ्लो करेगा, बैक फ्लो तो नहीं होगा, ये वल्व क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और ये जो है सेम्बुलर वल्व ओपन हो जाएगा, यही कह रहा है। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेज फर्दर द सेम्बुलर वल्व गार्डेड बाय द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड एंड द एओर्टा लेफ्ट साइड आर फोर्स्ड टू ओपन, ये हो गया, ओपन हो जाएगा, अलाउइंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल टू फ्लो थ्रू द वेसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे। द ventricles now relax ventricular diastole and the ventricular pressure cause following the closure of semilunar valve which cause backflow, prevent the backflow of the blood into the ventricles. As the ventricles pressure decline further, the tricuspid and the bicuspid valves pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood which was being impeted into them by the veins. The blood now once again moves freely to the ventricles. The ventricles and atria are now again in relaxed state, joint diastole state, as यही जो है प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। देखिए यहाँ पे डायग्राम से नहीं बताया था, यहाँ पे बता दे रहा हूँ। पहले जॉइंट डायस्टोल स्टेट में रहा, फर्स्ट स्टेप क्या है, जॉइंट डायस्टोल। इसमें क्या हो जाएगा, ये भी ओपन रहेगा, ये भी ओपन रहेगा, तो ब्लड तो फ्लो करेगा। फिर क्या हो जाएगा 0.1 सेकेंड के बाद दूसरा क्या हो जाएगा, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, तो 0.3 सेकेंड। तो अब क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये जो है खुल जाएगा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व दोनों साइड से। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होगा ये तो खुलेगा ही, बैक फ्लो होगा नहीं, ये बंद हो जाएगा, बस इतना ही कह रहा है। ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। अब आगे देखते हैं, द सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज क्लिनिकली रिपीटेड इज कॉल्ड एज द कार्डियक साइकिल। तो ये जो रिपीट हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। इसमें क्या होता है, और ऑरिकल होता है, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों का एक सिस्टोल होता है, एक डायस्टोल होता है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा, जो कि कार्डियक साइकिल इट कंसिस्ट ऑफ वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल ऑफ बोथ द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल। यहाँ पे हो सकता है कर दिया जाएगा ओनली वन, तब वहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा। एज मेंशन अर्लियर द हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट। हार्ट बीट कितना होता है, 72 टाइम्स एक मिनट में होता है। दैट में कार्डियक साइकिल आर परफॉर्म्ड पर मिनट। फ्रॉम दिस it could be deduced that the duration of the cardiac cycle is 0.8 second. During a cardiac cycle, each ventricle pumps out approximately 70 ml of blood which is called as stroke volume. आपका ये क्वेश्चन हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, तो 70 ml होता है। The stroke volume multiplied by the heartbeat number of heart per minute gives the cardiac output. ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन जो है कार्डियक आउटपुट जो है किसके किसके मल्टीप्लिकेशंस होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम ये कितना होता है 70 ml, हार्ट बीट 72 टाइम्स होता है, ये मिला के कार्डियक आउटपुट कितना हो जाएगा, तो 5 लीटर हो जाएगा, 500 ml और 5 लीटर इन ए हेल्दी इंडिविजुअल। द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम, इसके बारे में पूछ रहा है, एज वेल एज द हार्ट रेट एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। जो कि बॉडी के पास इतना कैपेबिलिटी है, इसको भी अल्टर कर सकता है, इसे भी अल्टर कर सकता है, बढ़ाया घटा सकता है, और इसे भी, जब इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ द ऑर्डिनरी मैन। जो एथलीट होते हैं तो उसका कार्डियक आउटपुट क्या होता है, नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस्ड विच कैन बी इजिली हर्ड थ्रू द स्टेथोस्कोप। डॉक्टर जो सुनता है स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट, अब जब आप लोग जो आइएगा तब पता चलेगा कॉलेज में जाने के बाद। जो द फर्स्ट हार्ट साउंड इज कॉल्ड लव
एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। ये पहला क्वेश्चन रहा। फर्स्ट साउंड क्या होता है? लब। दूसरा साउंड क्या होता है? डब। तो फर्स्ट साउंड लब, लब और डब किसके क्लोजर से होता है? तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड के क्लोजर होने से। वेयर इज द सेकंड हार्ट साउंड इज कॉल्ड डब, एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द सेमिल्यूनर वाल्व। सेमिल्यूनर वाल्व होने की वजह से जो है ये लब डब साउंड सुनाई देता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो वेंट्रिकल सिस्टोल जो होगा, जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाएगा, देखिए वेंट्रिकल इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वाल्व खुलेगा, ये बंद हो जाएगा। स्टार्ट फ्रॉम द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। देख लिए ये क्लोज होगा, ये ओपन हो जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड इधर फ्लो करेगा। उसी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट साउंड को लब बोलते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड होता है। सेकंड हार्ट साउंड क्या होता है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर जो है रिलैक्स स्टेट में हो जाएगा, ये वापस चला जाएगा, तो ये तो बंद हो जाएगा ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द सेमिल्यूनर वाल्व। यहाँ पे क्या था? ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। इसे क्या बोलते हैं? सेकंड हार्ट साउंड ड्यू टू क्लोजर ऑफ द सेमिल्यूनर वाल्व। अब आगे देखते हैं ईसीजी। आप लोगों ने देखा होगा, जो कि हॉस्पिटल गए होंगे तो वहाँ पे ईसीजी होता है। तो इस तरीके से जो लाइनिंग बनता है, ये क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ तक तो कुछ नहीं है। दिस टाइप ऑफ मशीन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्वेश्चन ये रहा, वो जो मशीन जो होता है हार्ट बीट, ये ईसीजी मशीन, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। एंड यूज्ड टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। उस मशीन का क्या नाम रहता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो ऑब्टेन होता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ईसीजी। ईसीजी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। हार्ट के परफॉर्मेंस को हम लोग जो है ईसीजी की मदद से देखते हैं। टू ऑब्टेन ए स्टैंडर्ड ईसीजी एज शोन इन द figure 18.3, a patient is connected to the machine with 3 electrical leads, one to each wrist and one to the ankle, to the left ankle। ये आपका क्वेश्चन रहेगा। क्या किया जाता है? इस तरीके से चिमटा होता है ना, देखिए ऐसे चिमटा रहता है, तो दोनों हाथ में दे दिया जाता है और तीसरा जो है लेफ्ट एंकल में दिया रहेगा। क्वेश्चन वहां पे सही से देखिएगा। are continuously monitor to the heart activity for a detailed evaluation of the heart function. Multiple leads are attached to the chest region. Here we will talk only about a standard ECG के बारे में हम लोग देखेंगे। जब आप जाइएगा कॉलेज फर्स्ट ईयर में तो ये सब चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब आगे नेक्स्ट ईयर से जाइएगा तो वहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जब हॉस्पिटल जाने, फर्स्ट ईयर में हॉस्पिटल जाना नहीं होता, ओनली आप जाइएगा क्लास जाइएगा और लैब जाइएगा। The P wave represent the electrical excitation और depolarization of the atria। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, इससे 4 क्वेश्चन बनेगा। पहला P wave क्या रिप्रेजेंट करता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन which leads to the contraction of both the atria। P Q R S T 1 2 3 होता है। इसमें क्या होता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है और एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। QRS complex represent the depolarization of the ventricles which initiates the ventricular contraction। इसमें क्या होता है? ventricular contraction होता है। The contraction starts shortly after the Q marks the beginning of the systole। T represents the ventricular excited from the excited to normal state called repolarization। P Q R S and T atrial depolarization, ventricular depolarization and ventricular repolarization means atrial systole, ventricular systole and ventricular diastole। T waves mark the end of the diastole। Obviously, by counting number of QRS complex that occur in a single time period, one can determine the heartbeat rate of an individual। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में ये रहेगा, पहला ऑप्शन ए मतलब P, ऑप्शन बी में क्या रहेगा? QRS, ऑप्शन सी में रहेगा T। इस तीनों में से कौन जो है हार्ट बीट को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है? तो वो आंसर हो जाएगा QRS। अब आगे देखते हैं डबल सर्कुलेशन क्या होता है। प्लीज आप लोग कमेंट करते कीजिएगा कैसा लग रहा है वीडियो। एज मेंशन अर्लियर, द ब्लड पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल इंटर्स टू द पल्मोनरी आर्टरी। देखिए इससे याद कीजिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। यहाँ से जो ये जा रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, और राइट वेंट्रिकल से जो जा रहा है ये
ये कौन सा जा रहा है, तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द राइट वेंट्रिकल्स इंटर्स टू द पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल्स इंटर्स इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ से जो जा रहा है, आर्टरी क्या होता है, आर्टरी और वेन के बीच में डिफरेंस मैं बताता हूँ। आर्टरी क्या करता है, हमारे हार्ट से ब्लड लेके जाता है, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड। वेन क्या करता है, हमारे हार्ट तक ब्लड लेके आता है। बस इतना डिफरेंस याद रखिएगा। Whereas the left ventricles pumps blood into the aorta, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये एओर्टा में ब्लड फ्लो करता है, वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, बता दूंगा कौन सा। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी पासेज ऑन द लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी जो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ पे लेके जाता है, लंग्स के पास लेके जाता है। फिर यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होकर फिर से लेफ्ट ऑरिकल में आता है, to the lungs, where the oxygenated blood is carried to the pulmonary vein into the left atrium। ये pulmonary vein रहा, ये oxygenated blood कंटेन करता है। यहाँ पे लिख दिया मैंने कारण। देखिए जब यहाँ से लंग्स के पास जाएंगे तो लंग्स के पास क्या होगा, जो ब्लड रहेगा इसमें CO2 रहेगा, ये तो बाहर चला जाएगा, और O2 जो है ये आएगा ब्लड में, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। Where the oxygenated blood carried by the pulmonary vein into the left atrium, the pathway constitutes the pulmonary circulation. The oxygenated blood enter into the aorta is called by the carried by the network of arterioles, capillaries to the tissue, from where the deoxygenated blood is collected by the systems of venules, veins and vena cava are emptied into the right atria। राइट एट्रिया में देखिए यहाँ से ब्लड जो निकल रहा है, इसका पाथवे सबसे पहला क्या होगा, आर्टरी, आर्टेरियोल, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेंस एंड वेना कैवा। वेना कैवा होते हुए क्या होगा, ये राइट ऑरिकल में आएगा। दिस इज ए सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन प्रोवाइड, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, जो कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या क्या प्रोवाइड करता, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस टू द टिश्यू एंड टेक CO2 एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस अवे फॉर एलिमिनेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, ये यहाँ से जो है एसेंशियल सब्सटेंस को लेके तो जा रहा है, और यहाँ पे हमारे टिश्यू तक पहुँचा के, और यहाँ से हार्मफुल सब्सटेंस लेके जा रहा है। ये किस में होता है, तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में होता है। यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। द हेपेटिक पोर्टल वेन कैरिड ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लीवर। ये आपका क्वेश्चन रहा। हेपेटिक पोर्टल वेन कहाँ से ब्लड लेकर जाता है, इंटेस्टाइन से लीवर की ओर, ये याद रखिएगा। बिफोर इट डिलीवर्स टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ए स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इन द बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। अब आगे देखते हैं, ये देखिए हेपेटिक पोर्टल वेन जो कहाँ से लेके जा रहा है ब्लड, तो हमारे इंटेस्टाइन से लीवर के पास लेके जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ के बारे में यहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ है राइटिंग में, जो डिस्क्रिप्शन में, तो वह लुमेन और आर्टरी और वेन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इसका लुमेन देखिए वाइड है, लुमेन वाइड, इसका लुमेन नेरो। इसमें वाल्व प्रेजेंट होता है, वेन में वाल्व प्रेजेंट होता है, आर्टरी में वेन एब्सेंट होता है। बस यही दो याद रखना है। अब आगे देखते हैं रेगुलेशन और कार्डियक एक्टिविटी। ब्लड रेगुलेशन मतलब हार्ट का रेगुलेशन कैसे होता है वो देखते हैं। नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंटेंसिकली, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स, नोडल टिश्यू, हेंस हार्ट इज मायोजेनिक हार्ट। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। हमारा हार्ट कैसा होता है, मैक्सिमम जो होते हैं कोडेटा उसके हार्ट जो होते हैं मायोजेनिक होते हैं, और नॉन कोडेट जो होते हैं उसके हार्ट न्यूरोजेनिक होते हैं। ए स्पेशल न्यूरो सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा कैन मॉडरेट द कार्डियक एक्टिविटी फंक्शन थ्रू द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ कहाँ कंट्रोल किया था, तो पहला हम लोगों ने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा देखा था रिस्पिरेटरी सिस्टम, अब सर्कुलेटरी सिस्टम में भी। न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्व्स पार्ट ऑफ ANS कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। सिंपैथेटिक का क्या काम है, हार्ट बीट को बढ़ाना। ये क्वेश्चन आपका रहा। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक बढ़ाएगा, पैरासिम्पैथेटिक कम करेगा। S हो गया, देखिए ABCD में जो जाते हैं S आगे आता है और P पीछे आता है। इसका काम नीचे, इसका काम ऊपर। हार्ट बीट को ये बढ़ाना, ये कम करना।
इस तरीके से याद रखिएगा, कोई ना कोई ट्रिक ये अपना लीजिए जिससे याद करना आसान रहेगा और कंफ्यूजिंग नहीं होगा। एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिग्नल अनदर कंपोनेंट ऑफ एएनएस डिक्रीजेज द रेट ऑफ हार्ट बीट को ये क्या करता है, कम कर देता है, स्पीड ऑफ द कंडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स कैन आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। देखिए 2-3 ऐसे हार्मोन है जो कुछ हार्मोन भी है और कुछ जो है जो रोल होता है नर्वस सिस्टम का, वो हार्ट बीट को कौन कौन बढ़ाता है और कौन कम करता है ये देख लेते हैं। सेट याद रख लीजिएगा, ये हार्ट बीट को बढ़ाता है, उसके अलावा ये सब कम कर रहा है। सेट क्या होगा, सिंपैथेटिक बढ़ा रहा है, एड्रेनलिन बढ़ा रहा है और थायरोक्सिन, ये तीनों बढ़ाता है। और पैरासिम्पैथेटिक कम करता है, एसिटाइलकोलिन और वेगस नर्व, ये तीनों कम करता है। अब इससे रिलेटेड कुछ जो डिसऑर्डर है वो सारा चीज़ देखते हैं। सबसे पहला क्या है डिसऑर्डर, उसका नाम है हाइपरटेंशन, जो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 होता है। तो ऊपर वाला क्या होता है सिस्टोलिक होता है, दूसरा क्या होता है डायस्टोलिक, और ये जब बढ़ जाता है उसी को हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहा। हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल 120/80। इन दिस मेजरमेंट 120 mm of Hg millimeter of mercury pressure is systolic or pumping pressure and 180 mm of Hg is the diastolic। यहाँ पे मैंने बता दिया था। और resting pressure, if repeated checks of blood pressure of an individual is 140/90, 140/90 or higher, it shows hypertension. High blood pressure leads to heart disease and also affect the vital organ like brain and kidney। देख लिया हाइपरटेंशन क्या होगा, 120/80 से ज़्यादा हो गया, 140/90, ये हाइपरटेंशन केस होता है। 3 और डिजीज है, ये तीनों का तीनों क्वेश्चन है, और जो लाइन जो मैं बोल दूंगा उस लाइन को स्पेशली याद करके रखिएगा, वही टर्म यूज होता है क्वेश्चन में। कैड कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मीनिंग होता है, ये देखिए ये ब्लड वेसल्स रहा, इसमें तो ब्लड फ्लो करता है, इसी के अंदर में यदि कैल्शियम डिपोजिशन हो जाएगा, फैट का डिपोजिशन हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का इस तरीके से हो जाएगा चारों साइड से, तो ब्लड फ्लो तो जिस स्पीड से होना चाहिए था, जितने एरिया में होना चाहिए था वो तो कम होगा, उसी को क्या बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स, इट कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू व्हिच मेक्स द लुमेन ऑफ द आर्टरीज आर्टरीज नैरोअर। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फैट का डिपोजिशन होगा, तो ये लुमेन जो है इसका नैरो हो जाएगा, तो इसमें ब्लड सप्लाई जो है कम हो जाता है। फिर दूसरा क्या है एंजीना, इट इज कॉल्ड एंजीना पेक्टोरिस। एक्यूट चेस्ट पेन, क्वेश्चन में यही टर्म रहेगा, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा जी कि एंजीना क्या होता है तो वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा एक्यूट चेस्ट पेन, इसी से पहचानिएगा। अपियर्स व्हेन नो ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल, ये दोनों टर्म में रहेगा। अगेन angina can occur in men and women of any age, but it is more common among the middle age and elders. It occurs due to the condition that affect the blood flow। हमारे जो ब्लड फ्लो होता है उसमें यदि हमारे बॉडी को जितना ब्लड चाहिए उसमें ऑक्सीजन सप्लाई यदि कम हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं एंजीना बोलते हैं। एक्यूट चेस्ट पेन होने लगता है, हमारे हार्ट के पास जितना ब्लड सप्लाई होना चाहिए था वो नहीं होगा, ऑक्सीजन का डिमांड कम हो जाएगा, तो चेस्ट में पेन होता है, उसी को क्या बोलते हैं एंजीना बोलते हैं। फिर तीसरा क्या है, चौथा हार्ट फेल्योर, इट इज द स्टेट ऑफ द हार्ट विच इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। यही क्वेश्चन आपके टर्म यूज रहेगा। हमारे बॉडी को हमारा हार्ट जितना ब्लड पंप करना चाहिए उतना यदि नहीं कर पाता है तो हमारे बॉडी को तो नहीं उतना सप्लाई हो पाएगा, उसी को क्या बोलते हैं हार्ट फेल्योर। इट इज समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। ये भी याद रखिएगा कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर क्या होता है। हार्ट फेल्योर इज नॉट सेम एज द कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेल्योर और कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। कार्डियक अरेस्ट का मीनिंग क्या होता है, हार्ट स्टॉप बीटिंग, मीन्स सीधा लाइन आ जाएगा, मीन्स आप टपक गए, वो क्या होता है हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट होता है हार्ट बीट का बंद हो जाना, और हार्ट फेल्योर में क्या होता है हार्ट बीट तो होता है लेकिन जितना होना चाहिए उस तरीके से नहीं होता है। और हार्ट अटैक का क्या होता है, जो कि हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं। व्हेन द ये भी क्वेश्चन आपका रहा, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये तीनों टर्म पूछा जा सकता है। हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल्स इज
सडनली डैमेज्ड बाय एन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तो इसमें जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसे जो है आप लोग कर लीजिएगा, या मैं कर दूं, चलिए कर देते हैं। एस्नोफिल क्या होगा? एस्नोफिल क्या होना चाहिए? रेसिस्ट इन्फेक्शन। आरबीसी क्या है? आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। एबी ग्रुप क्या है? एबी क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। प्लेटलेट्स का क्या काम है? कोगुलेशन। सिस्टोल का क्या काम है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज में कुछ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उसे कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, और इसमें मैंने जो जो क्वेश्चन बताया है इसे अच्छे से पढ़िएगा, इसे बार बार पढ़िएगा, और जब आप एग्जाम दीजिएगा 4 मई को, उसके बाद मैं 5 तारीख को मैं आपको दिखाऊंगा मेरे बताए हुए से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो